देखिए भाई प्रॉब्लम क्या है। तो आपको एक कैपेसिटर दिख रहा है। इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। 20 वोल्ट की बैटरी है। कैपेसिटर की प्लेट का एरिया ए, बीच का सेपरेशन डी। ओके। एंड कैपेसिटर अभी इनिशियली फुल्ली चार्ज है। अभी इसकी प्लेट पे जो चार्ज है वो क्यू एंड माइनस क्यू है रिस्पेक्टिवली। देन क्या हो रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि हमें इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स निकालना है। कब? दो केस है उसके अंदर। when the battery is disconnected and dielectric slab of constant K is introduced between the plates. फर्स्ट केस ये था। सेकंड केस में when battery is kept connected and a dielectric slab K is introduced between the plates. तो दो केसेस हैं। लेट अभी यहाँ पर दोनों ही केस से पहले इनिशियली देखें, इनिशियली दोनों ही प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, पहले इसको निकाल दें। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, समझिए। तो बेसिकली अभी यहाँ पर हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो ऐसा है कि दो प्लेट्स हैं यहाँ पर। ये देखिए, इन दोनों प्लेट्स का एरिया भी हमको गिवन है, ए एंड ए। दोनों के बीच का सेपरेशन भी हमको गिवन है, डी। इस पे चार्ज है क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू। लेट अभी इस कंडीशन में इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है इसको देखते हैं। तो क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ पर दोनों पे चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा पहले इसको निकालें अगर। अब इसको निकालने के लिए कहाँ से स्टार्ट करें? तो इसको हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सीखा था। क्या था कॉन्सेप्ट? कि बेसिकली हम एट अ टाइम जब दो डाइपोल के बीच में फोर्स लिखते थे, या इस तरह के और भी अरेंजमेंट हमने किए हैं, उस केस में हम क्या बोलते थे कि किसी एक को एज अ फोर्स ट्रीट करिए एंड दूसरे को उसके अंदर वहां पर आप उस स्पेस में प्लेस करके रखिए। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, इसको वापस से मैं समझाता हूँ आपको। कि मैंने आपसे बोला कि सपोज करिए कि ये एक प्लेट थी, मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ एक प्लेट को दिखा दिया जिसपे चार्ज क्यू है इसको। एंड मान के चलिए अभी लेट कि सिर्फ यहाँ पर एक ही प्लेट है। देखिए मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ एक ही प्लेट है यहाँ पर। अब इस प्लेट पे जिसपे चार्ज क्यू है एंड सिर्फ यही प्लेट होती है इस स्पेस में, उसके सराउंडिंग स्पेस में यहाँ पर फील्ड होने वाली थी कुछ। बताइए कितनी फील्ड होती? तो आपको पता है कि हम लार्ज प्लेट वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। फील्ड जो होती है वो कितनी होती है इस केस में? अगर ए एरिया में आपने चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो आप बोलेंगे बेसिकली यहाँ पे जो फील्ड होगी इस तरफ वो होगी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इतनी फील्ड है। इस फील्ड के अंदर मैंने यहाँ पर ये देखिए, इस प्लेट पे जो चार्ज था उस चार्ज की वजह से इस स्पेस पे इतनी फील्ड थी। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि बेसिकली अब हम इस स्पेस के अंदर इस वाली प्लेट को लेकर के आ रहे हैं। देखिए कुछ ऐसे, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? हम इसको यहाँ पर लेकर के आए इस तरह से। अब बताइए, जब आप इस तरह से इसको लेकर के आएंगे तो आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड थी ऑलरेडी वो एक्सटर्नल फील्ड थी। एंड उस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर आप एक यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज लेकर के आए हैं। उस पे लगने वाला फोर्स कैसे लिखेंगे? तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होता था, इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन, वो ये वाला फोर्स का एक्सप्रेशन चलता था, क्यू इंटू ई एक्सटर्नल। तो अभी यही रिलेशन तो यहाँ पर यूज होने वाला है। बस फर्क किस बात का है कि यहाँ पर क्यू की जगह पे क्या लेना है आपको? माइनस का क्यू। माइनस नहीं लेता हूं मैं क्योंकि नेगेटिव साइन प्रोडक्शन के लिए हम बाद में देख लेंगे। तो क्यू चार्ज लेकर के आए हम यहाँ पर, एंड एक्सटर्नल फील्ड कितनी है यहाँ पर? तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए है। तो जो फोर्स लग रहा होगा इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इक्वल हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो ये इनिशियल वैल्यू थी फोर्स की जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपको लगती हुई दिख रही थी। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब केस 1 जो था उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। देखिए केस 1 क्या था कि भाई ऑलरेडी यहाँ पर इन दोनों ही प्लेट्स पे जो चार्ज था वो क्यू एंड माइनस क्यू था, बट हमने अभी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है। आपसे क्या बोला गया फर्स्ट केस में? बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। एंड बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, हमने यहाँ पर एक ये देखिए ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अच्छा बताइए, बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड है तो इन दैट केस हमें पता है कि यहाँ पर ये वाला पार्ट पूरा हम देख चुके हैं। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो इन दैट केस यहाँ पर क्या होने वाला है?
तो इसकी प्लेट्स पे जो चार्ज होगा वो तो चेंज नहीं हो सकता। बताइए, प्लेट्स पे जो चार्ज है वो तो चेंज नहीं हो सकता। पहले भी अगर क्यू था तो अभी भी क्यू है। ओके, ये की पॉइंट होता था, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट होता था, ये वाला हमने पॉइंट देखा हुआ है। तो बताइए, अगर आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट करके एक ग्लास स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा, तो इन दैट केस आप क्या बोलेंगे कि भाई इस पे, इस केस में दोनों ही प्लेट्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको आपको ऐसे लिखना चाहिए, लेट एफ डैश मान लेता हूँ, तो हाफ क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ऐसे लिखना चाहिए था। बताइए, ठीक है। अब क्यू डैश की वैल्यू तो उतनी है जितना क्यू था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश की वैल्यू जो है वो तो एफ के इक्वल ही हो गई। जो ऑलरेडी फोर्स यहाँ पर लग रहा था उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों प्लेट्स के बीच में लगेगा। ओके, कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि बिटवीन द प्लेट्स कितना फोर्स लग रहा है। तो एक प्लेट पे जो चार्ज है उसकी वजह से दूसरी प्लेट पे जो चार्ज है, उन दोनों के बीच में फोर्स की बात हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू प्लेट्स, क्योंकि जब आप नेट फोर्स की बात करते हैं तो उस केस में मीडियम का भी एक वहां पर आपको रोल दिखने लगता है। बट जब तक हम यहाँ पर फोर्स बिटवीन प्लेट्स की बात कर रहे हैं तब तक मीडियम से इंडिपेंडेंट होता था ये फोर्स। ओके, तो इतना ही फोर्स यहाँ पर आपको इसकी प्लेट्स के बीच में लगता हुआ दिखेगा। क्लियर? केस टू, केस टू को समझिए। केस टू में हमने बैटरी को कनेक्टेड माना हुआ है। ये देखिए, एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये, एंड देन यहाँ पर ये बैटरी को हमने कनेक्टेड माना हुआ है। ये बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड है तो क्या कांस्टेंट रहता था? पोटेंशियल डिफरेंस। इस बार मैंने यहाँ पर स्लैब को प्लेस किया, आपको पता है कि इस बार चार्ज कांस्टेंट रहेगा नहीं, क्या कांस्टेंट रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऑब्वियसली कुछ चार्ज यहाँ पर चेंज होगा, चार्ज कुछ एक्स्ट्रा फ्लो होकर के आएगा फ्रॉम द बैटरी। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई अगर आपको यहाँ पर इस केस में फोर्स लिखना है तो नया चार्ज चाहिए। नया चार्ज मैंने क्यू डैश यहाँ पर एज्यूम कर लिया है। आप अगर फोर्स लिखेंगे बिटवीन द प्लेट्स तो ये हाफ क्यू डैश स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था। क्यू डैश की वैल्यू चाहिए। तो इस केस में जो नया चार्ज होता है प्लेट्स पर, इसका एक्सप्रेशन तो हमको पता है, ये तो के टाइम्स हो जाता था। बताइए, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो आप क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, एफ ई डैश। तो दिस विल बी के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये क्या दिख रहा है? दिस इज के स्क्वायर टाइम्स ऑफ हाफ क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट ए, एंड दिस इज नथिंग बट द force acting between the plates when no slab was inserted. तो k square times of Fe। तो नया फोर्स जो होगा प्लेट्स के बीच में, वो इनिशियली जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था, ये देखें यहाँ पर, उसका k टाइम्स हो चुका, उसका k स्क्वायर टाइम्स हो चुका होगा। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। ये देखिए यहाँ पर एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। 20 वोल्ट की बैटरी थी, कैपेसिटर की प्लेट का एरिया ये था, बीच में सेपरेशन ये था। ठीक है, आप अगर इसको ऐसा कनेक्ट करके रखेंगे तो ऑब्वियसली इसकी प्लेट्स के बीच में भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया होगा V के इक्वल, एंड इसकी प्लेट्स पे भी चार्ज हो गया होगा Q एंड माइनस Q। यहाँ पर चार्जेस मैंने एज्यूम कर रखे हैं इनिशियली। आपसे बोला जा रहा है कि अगर मैं इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के स्लैब को इंसर्ट कराऊं, तो इन दैट केस जो एक्सटर्नल एजेंट होगा, एक्सटर्नल एजेंट मतलब जिसकी हेल्प से हमने इस स्लैब को इंसर्ट कराया होगा, उस एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन कितना होने वाला है। दो केस बना दिए हैं। फर्स्ट केस में जब बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट किया है उसके बाद इंसर्ट कराया स्लैब को, ठीक है। सेकंड केस में हमने बैटरी को कनेक्ट रहने दिया है, देन उसके साथ इंसर्ट कराया है हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के स्लैब को। दो केसेस हैं यहाँ पर, सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों ही केसेस। फर्स्ट केस, तो ये पॉइंट समझिए कि यहाँ पर जब आप इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की स्लैब को इंसर्ट कराएंगे प्लेट्स के बीच में, तो किस टाइप के वर्डन आपको मिलने वाले हैं। तो एक तो एक्सटर्नल एजेंट है जिसका वर्डन हमें कैलकुलेट करना है। इसके अलावा एक यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई जब आप स्लैब को इंसर्ट कराएंगे तो फील्ड जो होगी यहाँ पर प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, उसकी वजह से कुछ यहाँ पर वर्डन होने वाला है, क्योंकि उसके इंटरेक्शन की वजह से कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, है ना। तो इसको हम इन शॉर्ट बोल देते हैं, दिस इज वर्डन बाय द कैपेसिटर। दिस इज नथिंग बट द वर्डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, बट इसको हमने क्या बोला है? वर्डन बाय द कैपेसिटर। ओके, देन इन दोनों का जो सम होगा बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही तो होगा, बताइए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है ये।
देन आप अगर बहुत ही स्लोली स्लैब को लेकर के आ रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले भी वो ऑलमोस्ट रेस्ट पे थी स्लैब, अभी भी ऑलमोस्ट रेस्ट पे है। इट सिंपली मींस कि यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कैपेसिटर। वर्क डन बाय द कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ भाई? कैपेसिटर का वर्क डन मींस इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन मींस आप बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, एंड कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो तो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है। तो आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना मिल रहा है? दिस विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो अगर आपको कोई एक कैपेसिटर गिवन है एंड डिस्कनेक्टेड है, किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो इन दैट केस उसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होती थी जब आप किसी स्लैब को इंसर्ट करा देते थे, तो वो तो U बाई के टाइम्स हो जाती थी। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो U बाई के इज द फाइनल एनर्जी एंड इनिशियल एनर्जी को मैंने U ही एज्यूम कर रखा है, तो ये रिलेशन बन गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं U 1 बाई के माइनस 1। आप यहाँ पर चाहें तो U को इन टर्म्स ऑफ Q भी लिख सकते हैं क्योंकि Q कांस्टेंट है, तो हाफ Q स्क्वायर बाई C। C इनिशियल वैल्यू जो थी उसको C नॉट मैंने बोल दिया है, तो ये हो गया है। बताइए वेयर दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वेयर Q इज द इनिशियल चार्ज, चार्ज तो सेम ही है इनिशियल और फाइनल, ओके, एंड C नॉट इज द इनिशियल कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस तो चेंज हो रहा है बट हमने इनिशियल कैपेसिटेंस लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये U नॉट बोल देते हैं, इनिशियल जो एनर्जी स्टोर थी वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस व्हेन बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड। अब अगर बैटरी कनेक्टेड है देन इसके साथ में हम स्लैब को इंसर्ट कराएंगे। तो अब इस केस में, केस 2 में यहाँ पर आपको दिखने वाला है किसका किसका वर्क डन हो रहा है। तो एक तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, एक वर्क डन बाय कैपेसिटर होगा, एक वर्क डन बाय बैटरी भी इस बार होने वाला है, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो कुछ ना कुछ एडिशनल चार्ज फ्लो हो सकता है, एंड अगर कुछ भी चार्ज फ्लो हुआ तो आपको पता है वर्क डन बाय द बैटरी भी कंसिडर करना पड़ेगा। देन इस बार ये क्वांटिटी इक्वल होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो इस केस में भी आपको जीरो ही मिलने वाला है क्योंकि कंडीशन सेम है, हम स्लैब को बहुत ही स्लोली मूव करा करके लाने वाले हैं। तो ये टर्म कितना है बेटा? जीरो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मुझे फाइंड आउट करना है। वर्क डन बाय द कैपेसिटर इज द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय द बैटरी कैसे लिखते हैं? तो एडिशनल चार्ज जो फ्लो होगा इंसर्ट करने के पहले और इंसर्ट करने के बाद, उसको मैंने डेल्टा क्यू बोल दिया है। 20 वोल्ट की बैटरी है तो वर्क डन बाय द बैटरी तो ऐसे डिफाइन होता था, क्यू चार्ज अगर फ्लो होगा ई ईएमएफ की बैटरी से तो क्यू ई, है ना। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना मिल रहा है? दिस इज डेल्टा यू माइनस डेल्टा क्यू इंटू वी। डेल्टा यू कितना हुआ? तो इस बार यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना होगा ये सोचिए, और इस वाले टर्म को भी सोचिए कितना है। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो बेसिकली इस बार क्या होने वाला है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अब वी सेम है, इस बार पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बिटवीन द प्लेट्स, तो वी के टर्म में मैं लिख देता हूँ। तो फाइनली अगर आप लिखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती थी इस केस में, वो तो के टाइम हो जाती थी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती थी? के टाइम। तो आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं कि दिस इज के यू। अगर इनिशियली यू नॉट थी तो के यू नॉट, देन दिस इज यू नॉट। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को यू नॉट माना हुआ है, माइनस डेल्टा क्यू इंटू वी। डेल्टा क्यू चाहिए, तो डेल्टा क्यू को अलग से निकाल देते हैं, देन यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। देखिए डेल्टा क्यू अलग से निकालते हैं। तो भाई इस केस में बताइए कितना एडिशनल चार्ज फ्लो होता था। तो आपको यहाँ पर इस केस में पता है कि जब आप किसी बैटरी से कनेक्ट रखते थे किसी कैपेसिटर को, देन यहाँ पर एक स्लैब आ जाती थी। इन दैट केस आपको पता है जो चार्ज होता था वो चेंज हो जाता था। फर्स्ट केस में चार्ज जो था, फर्स्ट केस में वो तो कांस्टेंट था, बट इस केस में जो चार्ज है वो चेंज हो जाता था। कैसे? तो आपको पता है प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो कांस्टेंट रहता, तो चार्ज को चेंज होना होता था इस बार। तो पहले चार्ज अगर क्यू था तो अभी जो चार्ज होगा इंसर्ट करने के बाद वो के टाइम्स ऑफ क्यू हो जाता है। बताइए ठीक है ना। तो अब इस रिलेशन से देखिए तो कितना एडिशनल चार्ज फ्लो हुआ है? तो एडिशनल चार्ज फ्लो हुआ है क्यू, क्यू माइनस क्यू। इतना एडिशनल चार्ज, तो यहाँ पर ये एक टर्म लिखा है क्यू के माइनस 1।
This is the extra charge flown by the battery because of the insertion of this dielectric slab. तो Q K minus 1 ये बन रहा है टर्म। इस टर्म को यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया, देखिए U नॉट यहाँ से कॉमन है, K minus 1 यहाँ पर बना था, है ना? तो K minus 1 माइनस QV K minus 1 ऐसे ही था। यहाँ से K minus 1 कॉमन हो गया है, अंदर क्या लिखा हुआ बेटा? अंदर लिखा हुआ U नॉट माइनस QV। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, किसी अदर फॉर्म में लाना है अगर तो। U नॉट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेट दिस इज हाफ C नॉट V स्क्वायर। Q को कैसे लिख सकते हैं? तो Q को ऐसे लिख सकते हैं C नॉट इंटू V स्क्वायर। दिस रिजल्ट कम्स टू 1/2 C नॉट V स्क्वायर इंटू K minus 1। आपको क्या दिख रहा है कि रिजल्ट में आपको टोटल बर्डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पर मिल गया, एक्सटर्नल एजेंट का बर्डन कुछ इतना होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक कैपेसिटर गिवन है, ठीक है, प्लेट का एरिया ए, बीच का सेपरेशन D1 है एंड हमने एक V वोल्ट की बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर रखा है। तो ऑब्वियसली इसकी भी प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के इक्वल हो चुका होगा। इसकी प्लेट्स पे चार्ज है अभी Q एंड माइनस Q। आपसे बोला जा रहा है कि अगर हम इसकी प्लेट्स को D1 सेपरेशन से D2 सेपरेशन पर लेकर के जाएं, बढ़ा दिया हमने सेपरेशन की प्लेट्स के बीच का, तो बेसिकली जो एक्सटर्नल एजेंट होगा जिसकी हेल्प से हमने सेपरेशन बढ़ाया है, उस एक्सटर्नल एजेंट का बर्डन कितना होने वाला है। ओके, हम सेपरेशन को बहुत ही स्लोली बढ़ा रहे हैं। ओके, दैट मीन आपको ये मान के चलना है कि ऑलमोस्ट रेस्ट पे थी प्लेट्स हमेशा। एंड केस 1 है, हम बैटरी को फर्स्ट टाइम डिस्कनेक्ट करके रखेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, देन सेपरेशन बढ़ाएंगे फर्स्ट केस में। सेकंड केस में जो बैटरी है उसको कनेक्ट ही रखेंगे, देन सेपरेशन बढ़ाएंगे। तो दो केसेस हैं यहाँ पर, देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस में फिर हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर बैटरी को डिस्कनेक्ट किया है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बैटरी को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद देन मैंने स्लोली इनके बीच का सेपरेशन बढ़ाया, D1 से D2 हो गया है। बर्डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट बताना है, तो लॉजिक सेम है। आप यहाँ पर अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाएंगे। आप क्या बोलेंगे कि भाई एक्सटर्नल एजेंट का कुछ बर्डन होगा, बैटरी डिस्कनेक्टेड थी तो उसका कोई बर्डन नहीं था, तो फिर कैपेसिटर का बर्डन होगा। इन दोनों का सम इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, एंड काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो, क्योंकि बहुत स्लोली आप इसको लेकर के आए। So burden by the external agent is equal to the negative of the burden by the capacitor, and burden by the capacitor is the negative of the change in potential energy. So the final answer is change in potential energy, यही हमारा आंसर होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो आप बोलेंगे भाई फाइनल एनर्जी एंड इनिशियली एनर्जी दोनों का जो डिफरेंस होगा यही हमें निकालना है। फाइनली स्टोर्ड एनर्जी जो होगी, Q सेम है इस बार, तो मैं Q वाला रिलेशन लेकर के चल रहा हूँ। Q वाला रिलेशन होता था हाफ Q स्क्वायर बाई C, तो अब फाइनल केस में C2 ले लिया है, इनिशियल केस में C1 ले लिया है। बताइए ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो बर्डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना आएगा? तो हाफ Q स्क्वायर कॉमन कर लिया मैंने, 1/C2 माइनस 1/C1 ऐसे लिख सकते हैं। C2 का मतलब क्या हो गया, 1/एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी अपॉन क्या होता था, देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता था ना। जब आप C1 की बात करेंगे तो यहाँ पे D1 लेंगे, जब आप C2 की बात करेंगे तो यहाँ पे D2 लेंगे, तो मैं यही वैल्यू रख रहा हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2 माइनस यहाँ पर रखिए, इसके लिए C1 की वैल्यू रखिए, C1 की वैल्यू कितनी होगी, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 ये बन रहा है। तो आपको आंसर मिल रहा है हाफ Q स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट A इन ब्रैकेट D2 माइनस D1। इस वैल्यू को सॉल्व करके हम एक्सटर्नल एजेंट का बर्डन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या हो रहा है, तो सेम ही केस था। ओके, कि अभी चार्ज Q एंड माइनस Q थे, देन इस बार हमने बैटरी को कनेक्टेड रखा है, देन हम सेपरेशन बढ़ा करके ले गए हैं। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर कैपेसिटेंस चेंज हुआ है, एज वेल एज कैपेसिटेंस चेंज होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस चेंज हुआ है तो चार्ज को चेंज होना पड़ेगा, तो नया चार्ज मैंने Q डैश यहाँ पर एज्यूम कर रखा है। ठीक है, आप अगेन बोलेंगे कि भाई इस बार बैटरी भी कनेक्टेड है, तो बर्डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे?
तो इसके लिए आप वर्क एनर्जी तो हम लगाएंगे, और कितने फोर्सेस, कितने वर्डन हो रहे हैं इस बार, तो वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्डन बाय कैपेसिटर, वर्डन बाय द बैटरी, एंड इन सबका सम इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि बहुत ही स्लोली सेपरेशन आपने चेंज किया है। तो वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल आने वाला है, किसके इक्वल आने वाला है, तो आप वर्डन बाय कैपेसिटर की वैल्यू रखेंगे, तो फाइनली आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है वर्डन बाय द बैटरी। बैटरी का वर्डन कितना होगा, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोन इनटू वी के इक्वल होगा। बताइए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर इन सारे एक्सप्रेशंस के वैल्यूज मिल जाएं अगर, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे लिखेंगे वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, देखिए ध्यान से देखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस बार v सेम था तो मैं v वाला रिलेशन यूज कर रहा हूँ, हाफ c2v²। इनिशियल कितनी थी, हाफ c1v²। ये हो गया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्डन बाय द बैटरी चाहिए, तो मुझे यहाँ पर v तो पता है, डेल्टा क्यू और मिल जाए, डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाल देते हैं। डेल्टा क्यू की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए फिर कैसे निकालेंगे डेल्टा क्यू की वैल्यू, जस्ट अ मिनट। ये देखिए मैं डेल्टा क्यू की वैल्यू रख रहा हूँ। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन द प्लेट्स वो पहले कितना था, Q बाई C1, बाद में कितना हो गया, Q डैश बाई C2। तो पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सप्रेशन तो दोनों केस में सेम ही थे ना, ओके। यहाँ से Q डैश की वैल्यू कितनी आ रही, C2 बाई C1 इंटू Q। डेल्टा Q कितना आएगा बेटा, तो ये तो Q डैश माइनस Q था, आप वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो C2 बाई C1 माइनस Q, तो ये बन जाएगा। तो आपको डेल्टा क्यू की वैल्यू ये जो मिल रही है इसको यहाँ पर यूज कर लीजिए। ये देखिए ये बन रहा है हाफ C2 माइनस C1 इंटू v² माइनस डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी मिल रही है, C2 बाय C1, C2 बाय C1 माइनस 1 इंटू Q इंटू V। दिस इज द वर्डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब से अगेन सेम केस है कि ये एक कैपेसिटर है, ये देखिए हमने इसको ऑलरेडी कुछ चार्ज दे रखा है, हमने इसको ऑलरेडी चार्ज दे रखा है, इस वाली प्लेट को Q एंड इसको माइनस Q। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक स्लैब है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, जिसका जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसको इंसर्ट करा रहे हैं इस स्पेस के अंदर, ओके। जब इसको इंसर्ट कराएंगे तो अगेन इस बार आपको बताना है कि इस स्लैब पर फोर्स कितना लगेगा। इस बार हमें ये नहीं बताना है कि वर्क डन क्या होगा, हमें क्या बताना है, फोर्स कितना लगेगा। तो अब इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, एंड दूसरा केस, व्हेन बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड। दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस की बात करते हैं, हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर रखा है, सिंपली यही वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, ये देखिए, ओके। क्या हो रहा है, जब आपने यहां पर देखिए इसको कुछ पार्ट आपने इंसर्ट कर रखा है, किसी इंटरमीडिएट स्टेज की बात कर रहे हैं आप, तो किसी इंटरमीडिएट स्टेज में यहाँ पर मैंने मान लिया कि इस स्लैब का कुछ पार्ट अंदर जा चुका है। यहाँ पर ये लेंथ मैंने x कंसीडर कर रखी है, ठीक है बेटा। टोटल जो इसका क्रॉस सेक्शन था, यहाँ पर ये जो प्लेट है, प्लेट की अगर बात करें तो प्लेट के लिए मैं बोल रहा हूँ प्लेट का एरिया है A, ए को मैंने ऐसे दिखाया हुआ, देखिए L क्रॉस B, देख पा रहे हैं। L मींस ये वाली डायमेंशन L मैंने कंसीडर की हुई है
एंड जो सेकंड डायमेंशन यहाँ पर होगी, अब प्लेट है तो ऐसे होगी, तो ये वाली डायमेंशन कितनी होगी, बी है। ठीक है, तो मैंने एल क्रॉस बी इसका एरिया कंसिडर कर रखा है। अब किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे जब ये पार्शली इंसर्ट हुई है स्लैब, उस इंस्टेंट पे देखिए कैपेसिटेंस कितना होगा इसका। अगर इस इंस्टेंट पे आपसे मैं पूछूं, बताइए इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा इस कैपेसिटर का, तो आप क्या बोलेंगे, भाई पार्शियली फील्ड वाला केस बन रहा है ये तो इन दैट केस आप यहाँ पर इस वाले पार्ट का को एक अलग कैपेसिटर मान लेंगे, इस वाले पार्ट को एक अलग कैपेसिटर मान लेंगे, ऐसे तो करेंगे, है ना। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर दो कैपेसिटर है, एक वैक्यूम है जिसमें, एंड दूसरा वाला वो जिसमें कोई मीडियम है। इन दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस निकालूंगा, इन दोनों कैसे कनेक्टेड मानने जाएंगे, पैरेलली। तो सी इक्विवेलेंट कैसे आएगा, इन दोनों के सम से। बोलो बेटा, ठीक है ये पॉइंट। C1 कितना होगा, C1, तो इस वाले पार्ट का कैपेसिटेंस आपको बताना है। कैसे लिखेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट, क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट ए एरिया कितना हो गया इस वाले पार्ट का, मतलब समझ पा रहे हैं आप, ये है प्लेट, ऐसे है प्लेट, आपने इतने पोर्शन को फिल कर रखा है आपने, इतना पोर्शन यहाँ वाला जो देखना है, हमें ये एरिया चाहिए ना, ये एरिया कितना होगा, तो टोटल ये लेंथ L थी, उसमें से ये X है, तो ये लेंथ कितनी बची बेटा, L माइनस एक्स, है ना, एंड ये वाली लेंथ कितनी है, B, तो L माइनस एक्स इंटू बी, यही हो जाएगा एरिया। तो इस वाले पार्ट का एरिया आप लिखेंगे तो L माइनस एक्स इंटू बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये मैंने डी ही कंसिडर कर रखा है, तो ये हो गया, ये C1 का इक्विवेलेंट है, C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू कितनी होगी, C2 की वैल्यू, अब C2 वाला पार्ट वो होगा ये वाला, इसमें तो मीडियम आ चुका है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो आप बोलेंगे K एप्सिलॉन नॉट, इस पार्ट का एरिया कितना होगा, तो X इंटू बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डी। सी इक्विवेलेंट हमें कितना मिल गया, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल रही है एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी, ये सब कॉमन था, इन ब्रैकेट लिखा है L माइनस एक्स प्लस के एक्स, बताइए ये है ना सी इक्विवेलेंट, ठीक है बेटा। तो अल्टीमेटली सी इक्विवेलेंट इतना है। अच्छा, इस इंस्टेंट पे अगर मैं पूछूं, बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर है इस कैपेसिटर के अंदर, तो स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दिस विल बी हाफ। अब देखिए यहाँ पर कई सारे फॉर्मूले हैं पोटेंशियल एनर्जी के, हमें कौन सा यूज करना चाहिए, तो हम यहाँ पर चार्ज वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, जब आपने बैटरी को कनेक्ट नहीं कर रखा है तो चार्ज कांस्टेंट है, तो आप क्या रिलेशन यूज करेंगे, तो क्यू स्क्वायर बाई सी इक्विवेलेंट, ये होगा, बताइए। क्यू इज द चार्ज, सी इक्विवेलेंट इज द कैपेसिटेंस एट दिस इंस्टेंट। तो इस इंस्टेंट पे स्टोर्ड एनर्जी का एक्सप्रेशन मुझे ये दिख रहा है, क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी इन ब्रैकेट L माइनस एक्स प्लस के एक्स, ये बन रहा है एक्सप्रेशन। अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी अगर इतनी है तो क्या मुझे फोर्स को ऐसे डिफाइन करना चाहिए था, बताइए क्या फोर्स को ऐसा डिफाइन करना चाहिए था। अल्टीमेटली ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्लियर है क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी अल्टीमेटली कंजर्वेटिव जो नेचर का जो फोर्सेस लग रहे होंगे उनकी वजह से ही तो है ना। तो अभी यहाँ पर आप इसके लिए ऐसा रिलेशन लिखते हैं कि फोर्स जो होता है वो तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ ऐसे रिलेटेड होता है, तो ये एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है। अब क्या करना चाहिए, अब सिंपली यहाँ पर मुझे इसको डिफरेंशिएट कर देना है, क्लियर। तो ये एक्सप्रेशन हो गया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए क्या बन रहा है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी, ये सब कॉमन था, ये सब कॉमन है, ठीक है। L माइनस एक्स प्लस के एक्स, ये वाला जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन होना था, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव तो ऑलरेडी था, आपने जब इसको डिफरेंशिएट किया होगा तो ये 1 अपॉन L माइनस एक्स प्लस के एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, एंड इस वाले टर्म का एक बार और डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आएगा बेटा, -1 प्लस के, ये एक्सप्रेशन आएगा, ये मल्टीप्लाई में है पूरा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपको पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, ये 1/2 क्यू स्क्वायर डी बाय एप्सिलॉन नॉट बी
k माइनस 1 अपॉन L माइनस एक्स प्लस के एक्स का स्क्वायर। बताइए ये एक्सप्रेशन मिला है मुझे तो फोर्स का। देखिए ठीक है ना, ओके। यस सर। तो भाई अब इस केस में, सेकंड केस में आप बोलेंगे कि ये है पूरा का पूरा डायग्राम, ये देखिए। एंड हमने इस बार क्या किया हुआ है, हमने इस बार यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी है, एंड वो बैटरी जो है उसको हमने कनेक्टेड माना हुआ है। अब क्वाइट ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो चार्ज होगा प्लेट्स पर वो तो चेंज हो रहा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो कांस्टेंट है इस बार। तो किसी जनरल इंस्टेंट पे जब आपने इसको इंसर्ट कर रखा होगा इस स्पेस के अंदर स्लाइटली, मान लेता हूं मैं कि मैंने एक्स लेंथ तक इसको इंसर्ट कर दिया है। इस इंस्टेंट पे जो एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में वो कितनी होगी वो लिखें। तो आप बोलेंगे कि रिलेशन तो सेम ही बनने वाला है एनर्जी स्टोर का, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। उस इंस्टेंट पे क्यू पता हो तो आप यूज कर सकते हैं, या फिर मैं चाहूं तो यहाँ पर मुझे ये रिलेशन यूज करना ज्यादा अप्रोप्रिएट दिख रहा है क्योंकि मुझे वी पता है इस बार। बताइए ठीक है ना। तो हाफ सी इक्विवेलेंट कितना है, सी इक्विवेलेंट तो इतना ही है जो अभी यहाँ पर निकाला हुआ है हमने। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इन ब्रैकेट एल माइनस एक्स प्लस के एक्स बन रहा है इनटू वी स्क्वायर। बताइए ठीक है। ये सी इक्विवेलेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पर प्लेस की हुई है, ठीक है क्या, ओके। तो अब ये जो रिलेशन मुझे दिख रहा है, इस बार अगर आपको फोर्स निकालना है तो क्या करना है, इस बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। रिलेशन तो वही है, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। डिफरेंशिएट करेंगे ये कितना बनेगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी वी स्क्वायर, ये सारी टर्म कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन होगा किसका, एल माइनस एक्स प्लस के एक्स, इस वाले टर्म का। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन रहा है, देखो निगेटिव साइन भी है यहाँ पर, ये बन रहा है हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी वी स्क्वायर, ये बन रहा है माइनस का 1 प्लस के, इसका डिफरेंशिएशन। ये बन गया है बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन डी इन ब्रैकेट के माइनस 1। बताइए क्या आपको ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, ठीक है। यस सर। इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि भाई ये वाला जो एक्सप्रेशन है, दिस फोर्स इज independent of displacement of slab within capacitor। देखिए कहीं पे x का टर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो रिलेशन है ये तो कांस्टेंट निकल कर आ गया। आप सारी वैल्यूज देखिए, सब कुछ तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इस केस में जो फोर्स आपको लगता हुआ दिख रहा है वो कांस्टेंट है। बताइए ठीक है ना, ओके। यस सर।